हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फीलिंग ऑफ इमेजिनेशन के इस चैनल में आपका वेलकम है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने न्यू वांगसियन शॉर्ट एफएफ क्रेविंग फॉर लव को शेयर कर रही हूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं इसे वन शॉट के रूप में शेयर करूँ, मगर नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से मैं इसे 3 भागों में डिवाइड कर शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरी फर्स्ट पार्ट अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इस पर ढेर सारे कमेंट करिएगा और अपने लाइक्स भी दीजिएगा, तभी मैं सेकेंड पार्ट शेयर करूँगी। चलिए अब हम इस स्टोरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। यह स्टोरी एक बिजनेसमैन लान वांगजी और एक माफिया वेवुशियान की लव स्टोरी पर आधारित है। और एक बात, ये कोई टॉक्सिक या फिर टसेंट वाली स्टोरी नहीं है, बस एक प्योर स्वीट स्टोरी है। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को हाइप करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हीलिंग शहर का एक फेमस क्लब। आज इस क्लब में 3 दोस्त एक साथ आए हुए थे। उनके बीच एक अलग सा साइलेंस पसरा हुआ था। तभी उनमें से एक शख्स जो बहुत ब्यूटीफुल था, उसने कहा, वांगजी, मैं सुयांग से बस तुम्हारी वजह से मिलने आया हूँ, नहीं तो मैं पूरी जिंदगी इसकी शक्ल नहीं देखता। इस पर जो उनके सामने दूसरा शख्स बैठा हुआ था, उसने कहा, वांगजी, इससे कह दो, अगर यह पूरी लाइफ मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता है तो मेरी इतनी केयर क्यों करता है? क्यों क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ देता है? इस पर जो सामने बैठा हुआ था वह था लान वांगजी, कोल्ड फेस लिए मगर टैम हैंडसम। उसने कहा, मैं यहाँ तुम लोगों की सुलह करवाने आया हूँ, ना कि तुम लोगों के बीच तुम लोगों के सवालों का जवाब देने। क्या तुम लोगों ने बस इतनी दूर से मुझे इसीलिए बुलाया है कि मैं तुम दोनों की इस बचकानी बातों का आंसर देता फिरूं? मैं कोई राह चलता इंसान नहीं हूँ, ना ही फ्री बैठा हूँ। मैं अपनी कंपनी के एक दिन का काम छोड़कर तुम लोगों के पास आया हूँ और तुम लोग अपनी प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम बताए जा रहे हो, और वो भी कैसी प्रॉब्लम जिसका हल तुम लोग खुद मिलकर निकाल सकते हो। मैं तो बस तुम दोनों से यही पूछने आया हूँ कि कब तुम दोनों अपनी ये बचकानी हरकतें बंद करोगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। मैं जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो, तो फिर क्यों क्यों ये सारी प्रॉब्लम अपनी लाइफ में खुद ब खुद क्रिएट कर रहे हो? क्यों मिलकर सुलह नहीं कर लेते हो? तभी दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, वांगजी, तुम इसका पक्ष ले रहे हो। और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वांगजी ने कहा, देखो, तुम ही देखो मैं किसकी साइड ले रहा हूँ। सुयांग ने कहा, ठीक है वांगजी, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं चेंग तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं मानता हूँ उस वक्त जो मैंने किया वह गलत था। मैं उस लड़की के बहकावे में आ गया था। एक गलती तो सबकी माफ़ होती है ना साओ। देखो ना, जब मुझे रियलाइज हो गया कि मैं गलत था तो मैं वापस तुम्हारे पास चला आया। मैंने सबके सामने तुमसे माफ़ी मांगी। पूरे 5 साल मैं तुमसे माफ़ी मांगता रहा। अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है साओ सिंचैन। इसीलिए मैंने वांगजी से कहा, तुमसे मिलने के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वह सारी बातें इतनी इमोशनली कह रहा था कि साओ सिंचैन की आंखों में आंसू आ गए। वांगजी सुयांग की इस हरकत से अच्छे तरीके से वाकिफ था। वह जानता था सुयांग साओ सिंचैन को अपनी इन्हीं बातों में फंसाकर अपनी बातें मनवा ही लेगा। इसीलिए तो वह मिलना नहीं चाहता था, मगर वह क्या करे, दोस्तों के आगे मजबूर था, क्योंकि इनके लिए वह अपनी जान भी दे सकता था। तभी साओ सिंचैन ने कहा, चलो, रोने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं था, बस मैं चाहता था कि तुम मुझसे बात करो, लेकिन तुम मुझे उस वक्त मनाने नहीं आए।
बस माफी मांग लेने से कोई माफी मिल जाती है क्या? तुम्हें और भी कोशिश करनी चाहिए थी। सुयांग ने कहा, मैंने कोशिश नहीं की थी। सुयांग ने कहा, मैंने कोशिश की थी ना। तुमने अपने दरवाजे से ही मुझे अपने सर्वेंट से कहकर धक्के मार के बाहर भिगवा दिया था। कितनी बार किया था तुमने? साओ सिंचैन। वांग जी ने घूर कर साओ सिंचैन की तरफ देखा। साओ सिंचैन थोड़ा सा सहम गया। साओ सिंचैन ने कहा, आपको ठीक है, मैंने आपको दरवाजे से भगा दिया था, लेकिन तुम तो खिड़की से कूद कर भी आ सकते थे ना। तुम तो कई बार खिड़कियां कूद कर मुझसे मिलने आए थे, तो क्या तुम मुझे मनाने उस रास्ते नहीं आ सकते थे? साओ सिंचैन की इस बात से वांग जी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, मगर इस बात को दोनों ने नोटिस नहीं किया। तभी वांग जी ने कहा गुस्से से, चुप रहो तुम दोनों बस मुझे मेरी एक बात का जवाब दो। क्या तुम दोनों पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो? हाँ या ना? इससे ज्यादा मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ। साओ सिंचैन सुयांग ने एक दूसरे की तरफ देखा और सर हिलाते हुए कहा, हाँ, हम रहना चाहते हैं। साओ सिंचैन ने सुयांग की तरफ देखा और फिर कहा, हाँ, मैं रहना चाहता हूँ, पर इससे बोल देना कि यह मुझे गुस्सा ना दिलाया करे। सुयांग ने कहा, इससे भी बोल देना कि मुझे ज्यादा परेशान ना किया करे। फिर दोनों में बहस शुरू हो गई। वांग जी ने कहा, तुम दोनों चुप करो, अब एक चीज फाइनल हो गई है, तुम दोनों साथ रहोगे। साओ सिंचैन, तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, और सुयांग, तुम साओ सिंचैन के पास ही अपनी ऑफिस शिफ्ट कर लो। साओ सिंचैन, अब तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, तुम सुयांग के साथ रहने वाले हो। तुम दोनों अलग अलग ब्रांच में क्या कर रहे हो? सुयांग, तुम ऐसा करो, तुम साओ के साथ ही ज्वाइन कर लो। तुम दोनों मेरी ही कंपनी में काम करते हो और अलग अलग ब्रांच में क्या कर रहे हो? तुम दोनों एक ही साथ काम करो और एक दूसरे का साथ निभाओ। हाँ, मानता हूँ तुम दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो, लेकिन तुम ये अपने घर के अंदर करना, मेरे ऑफिस में नहीं। और जब तुम्हें एक दूसरे का साथ छोड़ना नहीं है, तो क्यों एक दूसरे के साथ रहते हुए झगड़ा करो? सुयांग तो बहुत खुश हो जाता है। वह वांग जी के गले लगने वाला होता है कि वांग जी ने कहा, दूर रहो मुझसे, मुझे नहीं पसंद है कि कोई आके मुझे गले लगाए। सुयांग को यह बात चुभ गई और उसने अपने मन में कहा, तुमने मुझे खुद से दूर किया है ना, चलो मैं इसका बदला तो लेकर ही रहूंगा। इसके बाद उसने साओ सिंचैन को कुछ इशारा किया। साओ सिंचैन सुयांग का इशारा समझ जाता है और हंसते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है। इसके बाद वांग जी एक वेटर को बुलाता है और सबके लिए ड्रिंक मंगवाता है। वेटर ने आकर ड्रिंक सर्व किया। तभी सब अपना ड्रिंक ले रहे थे कि सुयांग के मन में एक खुरापाती आइडिया आता है। उसने कहा, वांग जी, तुम बहुत अच्छे हो ना, देखो ना, तुम अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर हमसे मिलने हमारे पास आए हो, साथ में साओ सिंचैन को भी अपने पास लेकर आए हो। वांग जी ने कहा, तुम लोगों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस मेरे सामने ये लड़ने की एक्टिंग मत किया करो। साओ सिंचैन हंसने लगता है। उसने वांग जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, वांग जी, थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए। अगर तुमने फोर्स नहीं किया होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता, और जब मैं सुयांग के सामने नहीं आता तो मैं कैसे उसे एक्सेप्ट कर पाता, मैं कुछ सोच भी नहीं पाता। तुम हमेशा से हम दोनों की लाइफ में खुशियाँ लेकर आए हो। सुयांग ने वांग जी के हाथ से साओ सिंचैन का हाथ हटाते हुए कहा, सिंचैन, अब तुम मेरा हाथ पकड़ो ना, तुम्हें वांग जी का हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है? वांग जी, तुमने तो मुझे अपने गले से लगने ही नहीं दिया और सिंचैन को अपना हाथ पकड़ने दिया, ये ठीक नहीं है। वांग जी ने कहा, तुम दोनों भी ना फिर से अपने कॉलेज टाइम की हरकतें करना शुरू कर दिए। साओ सिंचैन ने कहा, वांग जी, कॉलेज टाइम, सच में हमारा कॉलेज टाइम कितना अच्छा था। हम तीनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से थे। अब तो शायद ही वह समय आए। हमारी जिम्मेदारियां, हमारा बिजनेस उन सब पलों को फिर से जीने ही नहीं देता है। सुयांग ने कहा, सच में वांग जी, मैं भी अपनी कॉलेज लाइफ बहुत मिस करता हूँ। वांग जी ने कहा, कॉलेज लाइफ सब मिस करते हैं, मैं भी मिस करता हूँ। इस पर सुयांग ने एक्साइटेड होते हुए कहा, तो क्यों ना हम कॉलेज वाला गेम यहाँ पर भी खेलें? वांग जी ने कहा, कौन सा? सुयांग ने कहा, वही हमारा फेवरेट वाला। वांग जी ने कहा, नहीं, मैं ऐसा कोई गेम नहीं खेलने वाला हूँ। तुम दोनों अच्छे तरीके से जानते हो मैं ड्रिंक नहीं कर सकता हूँ, और तुम दोनों ड्रिंक करने में कितना फास्ट हो। मैं फिर हार जाऊंगा और फिर मुझे कोई ना कोई डेयर कंप्लीट करनी होगी। मैं ये नहीं कर सकता सुयांग। तभी साओ सिंचैन ने कहा, प्लीज वांग जी, मेरे लिए एक बार खेल लो, आखिरी बार, इसके बाद हम नहीं खेलेंगे पक्का।
वांगजी ने कहा, ठीक है चलो, तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं ये गेम खेल ही लेता हूँ, क्योंकि तुम मेरे कहने से मेरी बात मानकर यहाँ तक जो आए हो। पर इस बार मैं नहीं हारूंगा। सुयांग ने कहा, देखते हैं कौन हारता है और कौन जीतता है। ड्रिंक का कंपटीशन चलने लगा, मगर अफसोस की बात कि वांगजी फिर हार जाता है। वांगजी ने कहा, मैं जानता था, पर तुम जबरदस्ती मेरे साथ यही गेम खेलते हो ताकि मैं हार जाऊं। चलो अब बताओ मुझे क्या करना है। तभी सुयांग ने कहा, मुझे सोचने भी दो, ये कोई हमारी यूनिवर्सिटी तो नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ भी कहने की जाओ, वहाँ चले जाओ, इस प्रोफेसर से लड़ो, किसी का प्रोजेक्ट फाड़ दो। मुझे कुछ सोचने तो दो। अब मैं यहाँ तुम्हें कोई डांस करने के लिए तो नहीं कह सकता, क्योंकि तुम बेस्ट डांसर हो। सुयांग को वांगजी ने कहा, चलो जल्दी कोई भी दो डेयर, मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मैं जाऊं। साओ सिंचन ने कहा, नहीं ऐसे नहीं जा सकते हो सुयांग, जल्दी जल्दी कुछ सोचो, वरना वांगजी बिना डेयर किए यहाँ से चला जाएगा। सुयांग ने कहा, मुझे सोचने तो दो। फिर वह अपनी नजरें चारों तरफ घुमाता है। तभी उसकी नजर क्लब की एक प्राइवेट एरिया में जाती है, जहाँ पर उसे एक शख्स का चेहरा दिखता है। उसका चेहरा बहुत कोल्ड था, मगर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। उसने अपने मन में कहा, इतना भी खूबसूरत कोई होता है क्या? मगर यह वह मुंह से बोल नहीं सकता था, क्योंकि साओ सिंचन उसके सामने जो था। उसने फिर उस शख्स को ध्यान से देखा और कहा, खूबसूरत तो है, मगर इसके चेहरे पर एक अलग ही डार्कनेस दिखाई देती है। वह मुस्कुराया। उसने वांगजी की तरफ देखा, जिसका चेहरा हमेशा की तरह कोल्ड था। उसने अपने मन में कहा, कोल्डनेस में अगर वांगजी को कोई टक्कर दे सकता है तो वह यही पर्सन है। ये पर्सन वांगजी की ही तरह दिखने में खूबसूरत है, मगर इसका चेहरा डार्क और लिए बिल्कुल हमारे वांगजी की तरह। वह मुस्कुराया और फिर साओ सिंचन को आंख मारते हुए वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मैं चाहता हूँ सामने जो शख्स ब्लैक सूट में बैठा हुआ है, जिसके पास कुछ गार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, शायद वह किसी से मीटिंग कर रहा है, वहां जाओ, उसे गले लगाओ और उसके फोरहेड पर किस करते हुए उसे आई लव यू बोलो और फिर यहाँ वापस आ जाओ। साओ सिंचन ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो सुयांग? सुयांग ने कहा, ज्यादा मत बोलो, नहीं तो मैं तुमसे ही ये काम करने को बोलूंगा। साओ सिंचन तो हक्का बक्का रह गया। वांगजी ने कहा, सुयांग तुम सोच समझ के ही तो बोल रहे हो ना? सुयांग ने कहा, हाँ बिल्कुल, देखो वह बिल्कुल तुम्हारी तरह है। अब यहाँ कोई पर्सन मुझे तुम्हारे जैसा तो दिखा नहीं, बस वही दिखा, रूट एरोगेंट टाइप का। तो जाओ अपना ये डेयर पूरा करो। साओ सिंचन ने कहा, सुयांग क्या कह रहे हो तुम, किसकी बात कर रहे हो? सुयांग ने कहा, उधर देखो ना, उस बीच में बैठा हुआ है। साओ सिंचन ने कहा, सुयांग तुम तो पागल हो, क्या तुम्हें वह कोई ऐसा वैसा पर्सन दिखता है? हीलिंग का सबसे बड़ा माफिया है। सुयांग ने कहा, क्या कहा तुमने, वह माफिया है? वह कहता, नहीं, मैं किसी और को इस काम के लिए ढूंढ लेता हूँ। साओ सिंचन ने कहा, माफिया को गले लगाने की जरूरत नहीं है वांगजी, तुम्हें यह काम करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मैं तुम्हारे लिए किसी और पर्सन को ढूंढ लूंगा, क्योंकि सुयांग की हालत माफिया वर्ड सुनते ही खराब हो चुकी थी। भले ही वो स्ट्रांग पर्सनालिटी कैरी करता था, मगर उसे लड़ाई झगड़े इन सब चीजों से नफरत थी। सुयांग की हड़बड़ाहट देख के उस पर्सन की तरफ देखा और फिर आंखें बंद करके कहा, इंटरेस्टिंग, अब इसके अलावा कोई और मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद वह उठता है और फिर उसके सामने पढ़ने लगता है। साओ सिंचन ने और सुयांग दोनों ने वांगजी का हाथ पकड़ लिया, मगर वांगजी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, जब मेरे फ्रेंड से मुझे ये डेयर दे ही दिया है तो मैं उसे पूरा करके रहूंगा। इसके बाद वह उन दोनों का हाथ हटाकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। सुयांग और साओ सिंचन आश्चर्य के साथ वांगजी को देखने लगते हैं। वहीं वो दूसरा पर्सन मीटिंग में बैठा हुआ था। उसने पूरी तरीके से ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। उसका फेस बहुत कोल्ड लग रहा था। उसे देखकर ही अजीब सी डार्कनेस की फीलिंग आ रही थी। वांगजी जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। वांगजी ने ये इतना अचानक से किया था कि कोई कुछ समझ नहीं पाता है। सामने वाले शख्स की नज़र जब उस पर पहुंचती है तो वह एकदम से सन्न रह गया। एक मस्कुलर पर्सनालिटी, एक कोल्ड फेस वाला पर्सन, मगर जिसके तीखे नए नक्श थे, पहली ही नज़र में उस सामने वाले शख्स को अट्रैक्ट करने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि माफियाओं के बीच में ये कौन आ गया।
और यहाँ क्या कर रहा है। तभी वांग जी ने अचानक से सामने वाले शख्स का हाथ पकड़ा और उसे झटके से खड़ा किया और गले से लगा लिया। तब तक सभी गार्ड्स ने वांग जी को घेर लिया था, मगर उन्हें देर हो चुकी थी। वह कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये शख्स कौन है और उनके मास्टर को ऐसे गले से कैसे लगा सकता है। उन्हें लगा कि शायद उनका कोई करीबी होगा, इसलिए वह कुछ नहीं कर रहे थे। वांग जी उस सामने वाले शख्स से थोड़ा दूर होता है, उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर कहता है आई लव यू। इसके बाद तुरंत वहां से मुड़कर अपने दोस्तों की भीड़ में पहुंच जाता है, मगर वह शख्स उधर ही जाते हुए देख रहा था। उसके साथ के लोग भी वांग जी को ऐसे देख रहे थे कि जैसे कि अचानक से वहां कुछ भूचाल सा आ गया हो। तभी नेहो सेन, जो कि उस शख्स का सेक्रेटरी था, उसने कहा, सर ये कौन है? क्या ये आपके बॉयफ्रेंड है? और वो शख्स जो कि वेवुशियान था, उसने कहा, मीटिंग यहीं ओवर होती है। मगर एक पर्सन ने कहा, मीटिंग तो हम अभी स्टार्ट कर रहे थे ना। वेवुशियान ने गुस्से से कहा ना मैंने, ये मीटिंग यहीं पर ओवर होती है। इसके बाद वह वहां से उठता है और वांग जी की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर का माफिया जाग चुका था। मगर तब तक सुयांग और साओ सिन चेन वहां से जा चुके थे। उसने गुस्से से कहा, नेहो सेन, सीसीटीवी फुटेज निकालो और पता करो कि ये कौन था और इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मगर नेहो सेन ने कहा, सर मुझे तो लगा वो आपके बॉयफ्रेंड है। वेवुशियान ने गुस्से से कहा, तुम्हें कुछ भी लग जाता है। नेहो सेन ने कहा, सर मुझे तो लगा सच में वो आपका कोई सीक्रेट लवर है जो आपसे मिलने आए हुए हैं, इसीलिए मैंने गार्ड से नहीं कहा उनको रोकने के लिए। वेवुशियान ने फिर घूरकर नेहो सेन की तरफ देखा और कहा, अपने मन से ही कोई प्रिडिक्शन मत किया करो, तुम्हें उसे रोकना नहीं चाहिए था। नेहो सेन ने कहा, वो तो आप भी कर सकते थे ना, मगर आपने तो कुछ भी नहीं किया। नेहो सेन एक अजीब सी स्माइल देते हुए वेवुशियान की तरफ देखता है। वेवुशियान ने घूर कर नेहो सेन की तरफ देखा और कहा, मुझे जल्द से जल्द इस पर्सन की सारी डिटेल चाहिए। इसके बाद वह दोनों उस क्लब से बाहर निकल जाते हैं। कुछ दिन तक तो ऐसे ही बीत गए। वांग जी भी गोसू वापस लौट गया था। सुयांग और साओ सिन चेन अपनी दुनिया में मस्त हो गए थे। सुयांग ने साओ सिन चेन के पास वाली ब्रांची को ज्वाइन कर लिया था। इस वजह से दोनों अब साथ साथ थे और उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ लड़ते झगड़ते आगे बढ़ रही थी, मगर इससे उनके बीच का प्यार बिल्कुल कम नहीं हुआ था। वो दोनों अब भी बचकानी हरकतें करते और अब फ़ोन से वांग जी को परेशान करते। वांग जी भी अपने इन दोनों प्यारे दोस्तों से थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, मगर कुछ नहीं कहता है क्योंकि वह इनसे हद से ज़्यादा प्यार जो करता था। वांग जी अब उस क्लब वाले इंसिडेंट को धीरे धीरे भूलने लगा था, मगर वहाँ कोई शख्स था जो उसे नहीं भूल रहा था। वह था वेवुशियान, द माफिया वेवुशियान। वेवुशियान भी अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसे कुछ पता चलता है। नेहो सेन वांग जी की पूरी डिटेल ले जाके वेवुशियान को देता है। वेवुशियान ने उस डिटेल को पढ़ा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसमें लिखा था लान वांग जी, लान एम्पायर का सेकेंड हायर। लांस खानदानी लोग थे और लंबे वक्त से ही वह बिजनेस की दुनिया में राज करते थे। उनकी प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा थी उससे कहीं ज़्यादा ऊंचा उनका नाम था, उनका रुतबा था। कुल मिलाकर लान वांग जी एक खानदानी पर्सन था। वेवुशियान के दिल में इसे पढ़कर थोड़ा बेचैनी होने लगी। उसने उस फाइल को बंद किया। नेहो सेन तब तक वहां से जा चुका था। वेवुशियान की आंखों में आंसू था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में कहा, मेरी पूरी जिंदगी में ये पहला शख्स है जिसने मुझे गले लगाया। मुझे नहीं पता उसने मुझे गले क्यों लगाया। मुझे ये नहीं पता कि उसने क्यों कहा कि वह मुझसे प्यार करता है। वो झूठ होगा, शायद झूठ होगा, लेकिन उसने मुझसे कहा है। मैं क्या करूं?
क्या मैं इसके पास जाऊं? लेकिन ये मुझे एक्सेप्ट करेगा? मैं इसका फ्रेंड बनना चाहता हूँ। क्या ये मुझे बनाएगा? पर इसने तो मुझे गले से लगाया ना, क्या पता ये मुझे अपना फ्रेंड भी बनाए, वरना पूरी लाइफ तो मैं लोगों के धक्के खाता रहता हूँ। मुझे मेरी फैमिली वालों ने ही एक्सेप्ट नहीं किया। मेरी माँ ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरा एक अपना घर है, मेरे फादर हैं, मेरे सिस्टर हैं, मेरे ब्रदर हैं, मगर मुझे नाजायज़ की तरह ज़िंदगी गुजारनी पड़ी अपनी माँ की वजह से। मुझे आज भी वो दिन डराता है जब मैं 10 साल का था। मेरी माँ मुझे मेरे पिताजी के पास छोड़ने आई थी। तब जाकर मुझे पता चला कि मेरे एक फादर हैं, मगर वो फादर नहीं थे। उन्होंने मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया और मेरी माँ से कहा, मैं जहाँ से आया हूँ, जिसका हूँ, उसके पास ले जाओ। मैं किसी बदचलन औरत के बच्चे को अपना बच्चा नहीं कह सकता। माँ भी अड़ गई। उसने कहा, तो फिर ठीक है, इसे मरने दो। तुम्हें और तुम्हारी दुनिया में नहीं जी सकती, मैं जा रही हूँ। पिताजी ने कहा था, ठीक है जाओ, जिसके साथ जाना हो जाओ तुम। जब अब तक नहीं आई तो अब क्यों आई? उस दिन मुझे पता चला कि मेरे पिताजी ने दूसरी शादी की है और मेरे एक भाई और बहन हैं। मैं बहुत खुश था क्योंकि वो भी वहीं बगल में खड़े थे और मेरी नई मॉम भी। मैं उनके पास जाना चाहता था, मगर उन सभी ने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वजह मेरी मॉम थी। मेरी मॉम, जो मैं नहीं कहना चाहता वो सब, उनके कई लोगों से रिश्ते हुआ करते थे। इसी वजह से पिताजी ने उन्हें घर से निकाला, उसके साथ मुझे भी। मेरे ऊपर नाजायज़ होने का टैग लग गया। मैं जहाँ भी जाता सब मुझे नाजायज़ कह के गालियाँ देते। मैं अकेला पड़ गया था, ना माँ ना बाप, दोनों के होते हुए भी अनाथ था। मैं कई बार उस दरवाजे पर गया था, मगर मेरी छोटी माँ ने मुझे बाहर निकाल दिया। मेरे उस भाई ने भी मुझे बाहर निकाल दिया। मैंने कई बार पिताजी के कार का पीछा किया था दौड़ते हुए कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उन्होंने भी मुझे निकाल दिया। मुझे नहीं समझ आया मैं कहाँ जाऊँ। मैं फिरता रहा सड़कों पर। धीरे धीरे लोग मुझे जानने लगे थे। मैं नाजायज़ की टैग लेकर घूम रहा था। भूखा था तो मैं नहीं समझ पाया चोरी किसे कहते हैं। मैं चीज़ें लेकर खाने लगा। लोगों ने मुझे बहुत मारा, बहुत सताया मुझे। मैं लोगों के काम करने लगा था, वो मुझे पैसे भी नहीं देते थे और खाने को भी नहीं देते थे। इस तरह मेरी ज़िंदगी चलने लगी। बस मुझे एक ही नाम दिया जाता, नाजायज़। उसके बाद लोग मुझे मारने लगते, बहुत मारते और मैं बेचारा कुछ नहीं कर पाता। छोटा था ना, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मैं फिर भी कई बार उस पेंशन में जाने की कोशिश करता। पिताजी से कहता, पिताजी मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए, पर वो हर बार अपने नौकरों से, अपने गार्ड से मुझे पिटवाते और बाहर फेंक देते। मैं दूर खड़ा होकर उस फैमिली को देखता। पिताजी, छोटी माँ और मेरे भाई बहन एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से रहते, हंसते मुस्कुराते, कभी घूमने जाते, कभी कभी वहीं गार्डन में बैठ के एक दूसरे से बातें किया करते, एक दूसरे के साथ खेलते। मगर मैं उसी घर का होकर भी उस घर का नहीं रहा। मुझे माँ कभी लेने आई नहीं, पिताजी ने कभी देखा नहीं। मैं ऐसे ही धीरे धीरे बड़ा होने लगा। आसपास बात फैलने लगी तो एक दिन पिताजी अपने गार्ड्स के साथ आए। उन्होंने मुझे मारते मारते अधमरा कर दिया और कहा मैं अपनी शक्ल उन्हें ना दिखाऊं और इस शहर को छोड़कर चला जाऊं। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे एक गाड़ी में बिठाया और फिर उस शहर से बहुत दूर ले जाकर छोड़ दिया। मैं उस समय 12 साल का था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं। मैं दर्द में तड़प रहा था। मुझे कोई अपना चाहिए था,
मगर कोई नहीं था मेरे पास। मैंने मरने की ठानी, मगर बच्चा था ना, मरने से डर लगता था। मैंने अपना पेट भरने के लिए चोरी करना शुरू किया। कभी बच जाता, कभी पकड़ा जाता। इसी तरह से मेरी ज़िंदगी चलने लगी थी। मगर जिस जगह मैं गया था, उस जगह के लोग बहुत सीधे नहीं थे। उनकी नज़र मुझ पर पड़ने लगी। मैं एक खूबसूरत लड़की की तरह दिखता था, इसलिए उनकी गंदी निगाहें मेरे शरीर पर पड़ने लगी। जब भी भूखा रहता, मुझे कुछ नहीं मिलता, तो कोई ना कोई मेरे पास आता और मुझे खाने देने के बहाने अपने साथ ले जाता और मेरे साथ वो करता जो मुझे समझ में नहीं आता। मुझे बस इतना समझ में आता कि वो जो कुछ भी था वो गंदा है, बहुत गंदा है। मैं दर्द में तड़पता, मगर खाना देख के मुझे अपना दर्द भूल जाता। पेट की आग के आगे और कोई आग समझ में नहीं आती। समय गुजरता रहा, मैं लोगों के हाथों की कठपुतली बनता रहा। हद तो एक दिन तब हो गई जब उन्होंने मेरा यूज किया और मुझे खाना भी नहीं दिया। मैं 3 दिनों से भूखा था। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उस शख्स का सर दीवार से लड़ा दिया और वो वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद उसके साथी ने मुझे बहुत पीटा और उसने मेरे साथ वही सब किया जो उसने किया था। उसने फिर से मेरा रेप किया। अब मैं समझ गया था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मगर मेरे पास उसको स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं। उसके बाद मैंने उसका खून कर दिया। फिर तो मेरी ज़िंदगी ऐसे ही आगे बढ़ती रही और अपने जीने की जद्दोजहद में कब मैं एक माफिया बन गया मुझे नहीं पता चला। और आज पहली बार, पूरी ज़िंदगी में पहली बार, नेहू सेन के बाद अगर किसी ने मुझसे प्यार से बात किया, अपनापन दिखाया, तो वो ये शख्स था। वो उस वक्त 2 मिनट मेरे साथ था, मगर वो 2 मिनट मेरी लाइफ के सबसे खूबसूरत मिनट थे। मुझे लगा वो मेरे जैसा कोई होगा, पर नहीं। क्या मेरे जैसे गंदे इंसान को ये सब एक्सेप्ट करेंगे? मुझे नहीं लगता है। वो ज़रूर मुझसे मजाक करने आया होगा या कोई वजह रही होगी, लेकिन मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ और उससे कहना चाहता हूँ कि एक बार वो फिर मुझे गले से लगा ले। क्या मैं ऐसा करूँ? क्या मुझे करना चाहिए? यही सोचते सोचते बेहोशियान सो गया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसके दिल का दर्द उसके चेहरे पर साफ पता चल रहा था। कोई नहीं कह सकता था उस कोल्ड चेहरे के पीछे इतना दर्द छुपा हुआ है। सुबह होती है। बेबूशियान के चेहरे पर सूरज की पहली किरण पड़ती है। वह अपनी आंखें मलते हुए उठता है। उसके हाथ में अभी भी वो फाइल थी। वो फाइल, उसने एक बार फिर उस फाइल में लगे उस फोटो की तरफ देखा, उस पर हाथ फिराया और धीरे से मुस्कुराया। इसके बाद तो उसकी रोज की आदत हो गई थी। वह ऐसा ही करता। वह उस फोटो को देखता, उस पे हाथ फिराता, घंटों तक निहारते रहता और फिर उस फाइल को बंद करके रख देता। अपने मन में हिम्मत जुटाता था उस सामने वाले शख्स के पास जाने के लिए, मगर नहीं हो पाता था। एक दिन उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसने कहा, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। इसके बाद वह नेहू सेन को कॉल करता है। नेहू सेन आता है। उसने कहा, यस बॉस। बेबूशियान ने कहा, तो पता चला ये इस वक्त कहाँ मिलेगा? बेबूशियान ने कहा, सेन ने कहा, ये इस वक्त गोसू सिटी में ही मिलेगा, क्योंकि वहीं लैंड कंपनी का हेड ऑफिस है और ये वहीं रहता है। बेबूशियान ने कहा, गोसू? नेहू सेन ने कहा, हाँ गोसू, शायद आपने पढ़ा नहीं। बेबूशियान ने कहा, नहीं, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। नेहू सेन ने कहा, हाँ, कई शहरों में यह रहता है, मगर गोसू इसका मेन ब्रांच है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा।
अब जाकर कहीं वेबुशियान उस फाइल को देख कर फिर से पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वांग जी गोसू सिटी का रहने वाला था। वांग जी का हेड ऑफिस गोसू सिटी में है और गोसू सिटी में ही लैंस रहते हैं। वेबुशियान थोड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, ठीक है नी हुसैन, तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाता हूँ। इसके बाद से कुछ देर वेबुशियान अकेले रहता है। उसने उस फोटो की तरफ एक बार फिर देखा और कहा, क्या मैं तुमसे मिलने आऊँ? क्या मुझे आना चाहिए? गोसू, मेरा घर, मेरी फैमिली, मैं उनसे एक बार फिर मिलने चाहता हूँ। काफ़ी दिन हो गए मैं वहाँ नहीं मिलने गया। क्या मुझे जाना चाहिए? इसके बाद वह फिर मोबाइल की तरफ देखता है और उसमें इस वक्त एक न्यूज़ चल रही थी जियांग फैमियान की बेटी जियांग यानली की मैरिज की, जो एक हफ्ते बाद होने वाली थी। वेबुशियान ने दोबारा नीहुसैन को बुलाया और नीहुसैन से कहा, मेरी गोसू जाने की तैयारी करो। नीहुसैन ने वेबुशियान को आश्चर्य से देखा और कहा, मगर आप तो कभी गोसू नहीं जाते थे। वेबुशियान ने कहा, मगर इस बार मैं जाऊंगा और अकेले जाऊंगा। नीहुसैन ने कहा, अकेले क्यों जाना है? हम चलते हैं ना साथ में। बिना गार्ड्स के आप कैसे जाएंगे? आपको कुछ हो गया तो? वेबुशियान मुस्कुराया और नीहुसैन के कंधे पर हाथ रख के कहा, कोई बात नहीं, कुछ हो जाएगा। मेरे बाद तुम हो ना? नीहुसैन ने कहा, नहीं, आप नहीं तो मैं भी नहीं। वेबुशियान ने कहा, नीहुसैन, मैं किसी को नहीं पता चलने दूंगा कि मैं कौन हूँ। नीहुसैन ने कहा, आप श्योर हैं? वेबुशियान ने कहा, क्या तुम नहीं जानते हो? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे मास्टर कितने चालाक हैं? नीहुसैन मुस्कुराने लगता है, कहा, मगर आपकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। वेबुशियान ने कहा, मैं सेफ रहूँगा। इसके बाद वह गोसू सिटी के लिए निकल जाता है। इधर वांग जी को सारी बातें लगभग भूल गई थी क्योंकि वह काम में बिजी रहने वाला पर्सन था। उसे उस दिन के बाद से उस वेबुशियान की कोई याद नहीं आई। वह अपने ऑफिस में था, अपना काम कर रहा था। तभी उस ऑफिस में वेबुशियान दाखिल होता है। वह वांग जी के केबिन में सीधा पहुंच जाता है। उसका ऑरा ही इतना कोल्ड था कि कोई भी उसे रोक नहीं पाता है, यहाँ तक कि वांग जी के गार्ड्स भी। वह सीधे वांग जी के केबिन में जाता है। वांग जी उस वक्त अपनी फाइलों में उलझा था। वेबुशियान ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम ही थे ना उस क्लब में? अब वांग जी ने वेबुशियान की तरफ देखा, उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, तुम यहाँ मेरी ऑफिस में क्या कर रहे हो? वेबुशियान ने कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम उस क्लब में क्यों आए थे? तुमने मुझे गले से क्यों लगाया था? वांग जी ने कहा, ओह, तो तुम वो, मैं तो तुम्हें भूल गया था। यह सुन के ही वेबुशियान के दिल में एक दर्द सा उठा। उसे उस पल लगा कि उसकी दुनिया खत्म हो गई है। जिस इंसान से मिलने वह आया है, उस इंसान ने कहा वह तो भूल गया उस इंसिडेंट को। वह वेबुशियान को भूल गया, मगर वेबुशियान फिर भी खुद को स्थिर खड़ा रखता है और कहता है, तुमने वो हरकत क्यों की थी मेरे साथ? तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ? इतना कहकर उसने गुस्से से अपने गन को वांग जी के फोरहेड पर लगा दिया। वांग जी ने वेबुशियान की तरफ गुस्से से देखा और कहा, तुम खुद को माफिया समझते हो? ओह, मैं भूल गया, तुम तो एक माफिया हो ना। तुम मुझे डराने आए हो। शायद तुम्हें ये नहीं पता है कि लान वांग जी को डराना इतना आसान नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है तुम यह गन दिखाकर मुझे डरा सकते हो? इतना कहने के साथ ही उसने वेबुशियान का गन जो उसकी तरफ था उसका रुख मोड़ दिया था। वांग जी ने वेबुशियान की आंखों में आंखें डालकर कहा, एक तो तुम बदतमीज हो, तुम्हें ये नहीं पता कि किसी के ऑफिस में उसका अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं। दूसरा, विदाउट परमिशन मेरी कैबिन में आ गए। और तीसरा, मुझे धमका रहे हो। तुम्हें क्या लगता है
तुम माफिया हो तो मुझे मार डालोगे और मैं कुछ नहीं करूँगा। इसके साथ ही वह एक बटन प्रेस करता है और ढेर सारे गार्ड्स उस केबिन में दाखिल हो जाते हैं। वह वेबुशियान को पकड़ लेते हैं। वेबुशियान कुछ नहीं कहता है, वह चुप हो जाता है। वह बस वांगजी को देख रहा था। वांगजी ने वेबुशियान की तरफ देखा और कहा, अगर इसकी बात तो मेरी आंखों के सामने आए तो मैं तुम्हें उसी वक्त मार डालूंगा। इसके बाद वह अपने गार्ड से कहता है कि इसे ले जाकर बाहर फेंक दो। वेबुशियान ने कहा, मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे छूने की ज़रूरत नहीं है। उसने अपनी कोल्ड टोन में कहा। एक बार उसकी आवाज़ सुनकर सब सहम से गए थे। वेबुशियान उस केबिन से निकलता है और जितने उत्साह के साथ आया था उतनी ही मायूसी के साथ उस लान कारपोरेशन के ऑफिस को छोड़कर बाहर निकल जाता है। उसके दिल में दर्द था, बहुत दर्द। शायद एक चाह थी कि वांगजी उसकी तरफ अच्छे से देखेगा, मगर ये उसकी चाह पूरी नहीं हो पाई। वह अपने होटल में वापस चला जाता है जहां वह रुका था। उसके जाने के बाद वांगजी अपने केबिन में बैठा था। उसका दिमाग खराब हो चुका था। उसने कहा, ओह, ये माफिया वेबुशियान, मैंने पहले ही इसके बारे में पता लगा लिया था। यहाँ तक चला आया और मेरे सर पे गन रख दी। उसे ये नहीं पता था कि मैं इतने छोटे मोटे माफिया से भिड़ता रहता हूँ। और हिम्मत तो देखो, अकेला ही चला आया लान वांगजी को धमकाने के लिए। अगर सच में ये मुझे कहीं मिला ना तो उसी वक्त इसको मार डालूंगा। मेरा पूरा टाइम बर्बाद कर दिया। हाउ डिस्गस्टिंग। इसके बाद वह अपने काम में लग जाता है। इधर वेबुशियान बहुत मायूस था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मायूसी क्यों है। उसे वांगजी ने अपने केबिन से बाहर निकलवा दिया या फिर वांगजी ने उससे अच्छे से बात नहीं की। उसने अपने मन में कहा, मैं तो अकेला गया था ना, फिर उसने मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं की। मैं तो अपने साथ गार्ड्स भी नहीं ले गया था। उसे मेरे से अच्छे से बात करनी चाहिए थी ना। थोड़ा सा अच्छे से बोल लेता तो क्या चला जाता। उस दिन तो वो कितना अच्छा था। उसने कितने अच्छे से कहा था, आई लव यू। कितने प्यारी थी उसकी आवाज़। मगर आज तो उसने मुझे अपने केबिन से बाहर निकाल दिया। वेबुशियान रो पड़ा, मगर वह टूटने वालों में से नहीं था। उसने अपने आंसू पोंछे और कहे, मैं अब कभी नहीं जाऊंगा उसके सामने। उसे क्या लगता है कि वेबुशियान इतना फालतू है जो उसके पास आएगा। और उसने कहा था मुझे देखते ही मार डालेगा। देखते हैं कैसे वो मुझे मारता है। इसके बाद वह फिर अपने किसी और काम में लग गया। एक पूरा दिन बीत जाता है। वांगजी जब आज ऑफिस जा रहा था तो उसे लगा कि जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने आसपास नजरें घुमाई तो एक ब्लैक कार उसे लाइन कारपोरेशन से काफ़ी दूर खड़ी हुई दिखती है। मुझे लग रहा है उस कार की तरफ से कोई मुझे देख रहा है, पर क्यों मुझे कोई देखेगा, शायद ये मेरा वहम है। इसके बाद वह अंदर चला जाता है। ऑफिस का काम खत्म करने के बाद वांगजी जैसे बाहर आता है उसे फिर वही कार दिखती है और वांगजी जैसे ही अपनी कार में बैठता है वह कार वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही 3 दिन हो गए थे। वह वांगजी के ऑफिस आते समय वह कार आती है और वांगजी के ऑफिस के जाने के बाद वह कार चली जाती है। वांगजी जो बहुत सेंसिटिव पर्सन था, आसपास की चीज़ों पर उसकी पैनी निगाहें हुआ करती थी। उसने अपने गार्ड्स को बुलाया और कहा, ये कार किसकी है और यहाँ क्यों रहती है, पता करके मुझे बताओ। गार्ड ने कहा, ठीक है। 1 घंटे के बाद वह गार्ड उस केबिन में दाखिल होता है। उसने कहा, सर, ये उसी पर्सन की कार है
जिसे आपने उस दिन धक्के मारकर अपने ऑफिस से बाहर निकलवाया था, वह रोज अपनी कार से सुबह आता है और जब आप ऑफिस में आने के लिए अपनी कार से उतरते हैं तो वह आपको देखता है और फिर जब ऑफिस में चले जाते हैं वह भी वहाँ से चला जाता है। फिर शाम को आपके ऑफिस जाने के टाइम वह कार आती है। फिर आप जब अपनी कार में बैठते हैं तो वह शख्स एक बार फिर आपको बाहर निकल के देखता है और फिर चला जाता है। 3 दिन से वह यही कर रहा है। क्या हम कोई एक्शन लें? वांग जी कहता है कि नहीं, तुम्हें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही इसे सॉल्व कर लूँगा। वांग जी उस दिन ऑफिस नहीं आता है। वो कार ऑफिस आकर तुरंत चली जाती है। शाम को भी वो कार वेट करती है मगर फिर चली जाती है। उसके दूसरे दिन वांग जी अपनी कार से आता है और वह अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है और साथ में वेबुशियान जो कार से निकलकर वांग जी को देख रहा था वह भी अपने कार में बैठने जाता है कि वांग जी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वेबुशियान चौंक उठता है। उसे लगा था कि उसने वांग जी को उसके ऑफिस में जाते हुए देखा, मगर ये क्या, वांग जी ने तो उसका हाथ पकड़ा हुआ है और बहुत कस के। वांग जी ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम्हें देखकर माफिया की कोई वाइब्स नहीं आती है, एक छिछोरे लड़के लगते हो तुम। वेबुशियान ने कहा, मैं यहाँ पर अपना काम कर रहा हूँ, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ भी तुमसे पूछ कर करूँ, तो मेरा हाथ छोड़ो। वांग जी ने कहा, ये मेरी लास्ट वार्निंग है, मुझे इरिटेट करना, मुझे परेशान करना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें वहीं ख़त्म कर दूंगा। वेबुशियान ने कहा कि मुझे ख़त्म करने से पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा। मैं कोई राह चलता इंसान नहीं हूँ जिसे तुम बड़े आसानी से ख़त्म कर दोगे। वांग जी ने कहा, तुम क्या कर सकते हो? वेबुशियान ने कहा, वही जो तुम कर सकते हो, और शायद तुम ये भूलने की गलती कर रहे हो कि मैं कौन हूँ। इतना कहकर वह वांग जी से अपना हाथ छुड़ाता है और अपनी कार स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है और वांग जी बस उस कार की तरफ देखते रह जाता है। वांग जी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वेबुशियान कार ड्राइव कर रहा था मगर उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अब मैं नहीं जाऊंगा उसके सामने, मैं उसका गुस्सा नहीं बढ़ा सकता। मैं तो बहुत दूर खड़ा था ना, उसका क्या जा रहा था, मैं तो बस ऐसे ही उसे देखता चला आता, मगर वो मुझ पर गुस्सा कर रहा था। अब मैं कभी उसके सामने नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। आज तो बस आखिरी दिन था उसे देखने का, कल सीजे की मैरिज हो जाएगी और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद वो अपने होटल में आ जाता है। दूसरे दिन शाम को जियांग्स मेंशन काफ़ी सजा हुआ था। यह भी एक बिजनेसमैन का मेंशन था। जियांग कॉरपोरेशन तीसरे नंबर पर आती थी। सबसे बड़ा लेंस था, इसीलिए जियांग्स ने लेंस को भी बुलाया हुआ था। लेंस में इस वक्त सिर्फ लान वांग जी वहाँ पर आ सकता था, बाकी उसके बड़े भाई लान सी चैन और लान कुरैन वहाँ पर नहीं थे। वह अब्रॉड अपनी कंपनी को देख रहे थे। वांग जी अपने फुल टसन के साथ जियांग्स के उस पार्टी में शामिल हुआ जहाँ पर जियांग यानली की मैरिज चल रही थी। मैरिज सेरेमनी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे वहाँ के लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। पार्टी का इंतजाम बहुत अच्छा किया हो गया था। वेटर्स सबको ड्रिंक्स स्नैक्स सर्व कर रहे थे और ज़्यादातर वहाँ बिजनेसमैन थे, तो
पार्टी अटेंड करने के बहाने सब अपने बिजनेस की भी बातें कर रहे थे। अभी एक वेटर वांगजी के सामने से गुजरा। वांगजी ने कहा, रुको। वह वेटर घबरा गया क्योंकि वह यह आवाज़ अच्छे से जानता था। वह हड़बड़ा कर वांगजी की बात नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह वेटर उसी काउंटर पर जाता है और खड़ा हो जाता है। वह वांगजी से छिपने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो वेवोशियान था और अपनी सीजे की शादी में शामिल होने आया था। भले ही लोग उसे भूल गए थे मगर वो उन्हें नहीं भूला था। वह आज भी जियांग को अपनी फैमिली मानता था। इसी वजह से वह उस मैरिज को अटेंड करना चाहता था। उसे कुछ नहीं करना था, बस मैरिज अटेंड करना था। वांगजी थोड़ा सा चौकन्ना हो गया क्योंकि वो वेटर जो उसके बगल से होकर गुजर गया था, उसकी खुशबू उसे जानी पहचानी लग रही थी। उसने अपने मन में कहा, वेवोशियान, तो यह यहाँ तक मेरा पीछा करते हुए आ गया। आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। देखता हूँ अपनी माफियागिरी कहाँ तक चलाता है। फिर वह किसी को कॉल करता है। उसके गार्ड्स रेडी हो जाते हैं और उस पार्टी में यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं और सभी वेटर की तरफ ध्यान देने लगते हैं। मगर वेवोशियान इन सब बातों से बेखबर जियान यानले की मैरिज देखता है और एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। काफ़ी देर तक तो वह मैरिज देखता है मगर थोड़ी ही देर बाद वह वहाँ से बैक डोर से बाहर के लिए निकल जाता है। वांगजी यह चीज़ देख लेता है मगर वांगजी की नज़र जो चारों तरफ थी, उसने ये देख लिया था कि कोई तो है जो बैक डोर से बाहर निकल रहा है। वांगजी समझ गया कि ये वेवोशियान ही होगा क्योंकि वेवोशियान ने कपड़े भले ही बदल लिए हों लेकिन उसका फिगर, उसकी चाल ढाल बिल्कुल नहीं बदली थी। वांगजी उसके पीछे लग जाता है और वेवोशियान उस बैक डोर से बाहर जाने के लिए निकल जाता है। बाहर जिस साइड में वो डोर खुलता था उधर थोड़ा अंधेरा था। धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। वेवोशियान अपने कार की तरफ जाने के लिए बढ़ता है मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने वेवोशियान को नीचे गिरा दिया। वेवोशियान आगे बढ़ता ही है कि एक गोली तेजी से आकर उसके पैर पर लगती है। वह वहीं धड़ाम से गिर जाता है। वह जैसे ही गिरता है दूसरी गोली उसके सीने से थोड़ी ऊपर आकर लगती है। दो गोलियां उस पर चली थी मगर वहां कोई आवाज नहीं आती है। जिसने भी गोली चलाई थी उसकी गन में साइलेंसर लगा हुआ था। बेबूशियान की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था मगर उन्हीं आंखों के सामने उसे एक शख्स साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह था वांगजी, जो वेवोशियान को ढूंढते हुए वहां तक आ गया था। उसके दिल का दर्द और बढ़ गया। ये दर्द गोली लगने की वजह से नहीं बल्कि वांगजी के हाथों गोली लगने की। अब तक तो उसे यही समझ में आया था कि वांगजी ने ही उस पर गोली चलाई है। उसके चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, अच्छा हुआ गोली तुमने चलाई है। अगर मैं मर गया तो मुझे खुशी होगी कि जिस इंसान ने मुझे जिंदगी भर की खुशी उन 2 पलों में दे दी, उसी इंसान की वजह से ही मैं मर रहा हूँ। इससे बड़ी किस्मत मेरी और क्या होगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसे अपनी मौत सामने दिखाई पड़ने लगती है मगर वह आखिरी कोशिश करना चाहता था। उसे अभी मरना नहीं था, उसे उसका एक अधूरा काम पूरा करना था। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कॉल करने की कोशिश करने लगा मगर वहां कॉल नहीं जा रहा था क्योंकि नेटवर्क ही नहीं था उस एरिया में। आखिरकार वह हार मान लेता है और कॉल लगाना बंद कर
उस तरफ जाने की कोशिश करने लगता है जिस तरफ कारों की पार्किंग थी। किसी तरह से वह खुद को घसीटता हुआ उस कार पार्किंग एरिया में पहुंच गया और एक कार के पास आकर बैठ गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अपनी कार को ढूंढे, उसमें जाकर बैठे। उसकी आंखें भारी होने लगी थी। वह बड़बड़ाया, लगता है अब मेरा आखिरी समय आ गया। और उस वक्त उसकी बंद आंखों के सामने एक ही चेहरा आ रहा था, वांगजी का। जैसे ही वह चेहरा उसके सामने आया, जैसे ही वेवोशियान के दिमाग में वो इमेज आई, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। और आए भी क्यों ना, पूरी लाइफ में बस वही एक पल ही तो था उसे सुकून देने वाला, जिस पल वांगजी ने उसे गले से लगाया था, उसके माथे पर किस किया था। भले ही वांगजी ने किसी भी इंटेंशन से किया हो, मगर बेबुशियान को आज वो सब रियल लग रहा था। वरना पूरी लाइफ में उसके अपने थे, उन्होंने उसे बस हिकारत भरी नजरों से ही देखा था, उससे नफरत की थी। तभी एक शख्स की आवाज उसके कानों में पड़ती है। वह बोल रहा था, ये पार्टीज मुझे बोरिंग लगती है, तुम्हें पता है ना। ये आवाज जैसे ही उसके कानों में टकराई, बेबुशियान की आंखें खुल गई। उन आंखों में एक चमक सी आ गई इस आवाज को सुनकर, क्योंकि ये आवाज उसके वांगजी की थी। वांगजी उसके सामने से होकर गुजर रहा था। वह किसी से फोन पर बातें कर रहा था। उसका ध्यान सामने की तरफ था। बेबुशियान जो उस कार से टिक कर बैठा था, उसे न जाने क्यों वांगजी को रोकने का मन हुआ। उसने वांगजी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाया। उसकी आवाज धीमी निकल रही थी, जो कि वांगजी तक पहुंच ही नहीं पाई। यही वजह थी कि उसने अपने पैर को फैला दिया वांगजी को रोकने के लिए। यह भी वह बड़ी मुश्किल से ही कर पा रहा था, मगर वह कामयाब हो गया। जैसे ही उसके पैर वांगजी के पैरों से टकराए, वांगजी लड़खड़ा गया और लड़खड़ाकर जैसे ही वह नीचे गिरने वाला था, उसने खुद को संभाल लिया। मगर तब तक उसकी निगाहें बेबुशियान की निगाहों से मिल गई। बेबुशियान को ऐसे हालत में देखकर वांगजी चौंक गया। उसने कहा, बेबुशियान, इस तरह, इस हालात में क्या तुम्हें गोली लगी है? देखो तो तुम्हारा कितना खून बह रहा है। वांगजी की आवाज में कंसर्न था। वह बड़बड़ाता हुआ बेबुशियान की तरफ झुक गया। बेबुशियान ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, क्या मुझ पर हमला तुमने ही करवाया है? दिमाग खराब है तुम्हारा बेबुशियान, मैं क्यों तुम पर हमला करवाने लगा? वांगजी ने घूर कर बेबुशियान की तरफ देखा। बेबुशियान ने कहा, सॉरी, मुझे लगा तुमने करवाया है। मैंने तुम्हें वहां देखा था। वैसे ठीक ही किया है, मैंने तुम्हें इरिटेट जो कर दिया था। वांगजी ने कहा, तुमसे बात करना बेकार है। मैंने कहा ना, मैंने तुम पर कोई हमला नहीं करवाया है। पहले तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, छोड़ो मेरा हाथ। बेबुशियान ने कहा, नहीं वांगजी, मैं शायद अब नहीं बचूंगा। प्लीज मेरे पास बैठिए थोड़ी देर, प्लीज प्लीज मुझे मत छोड़कर जाइए। उसने दूसरे हाथ को पॉकेट में डाला और उसमें से एक गन और मोबाइल निकाल कर वांगजी की तरफ बढ़ा दिया और कहा, देखो मैं इसे दूर कर देता हूँ, मैं किसी को कॉल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, देखो मैं दूर फेंक रहा हूँ। इतना कहकर वह बंदूक और मोबाइल को खुद से दूर कर देता है। अभी वांगजी कुछ समझ ही पाता कि बेबुशियान क्या कहना चाहता है, वह क्यों हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता है। उससे पहले ही बेबुशियान ने वांगजी को कसकर खींचा, जिसकी वजह से वांगजी उसके बगल में आकर बैठ गया। वांगजी को बहुत तेज चोट लगी, मगर बेबुशियान का ध्यान इस पर नहीं था। पर वांगजी को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि उसकी पीठ वहीं टूट जाएगी। वह गुस्से में बेबुशियान को कुछ कहने ही वाला था कि बेबुशियान ने धीमी और रिक्वेस्ट भरी आवाज में कहा, प्लीज वांगजी, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ ना, प्लीज वांगजी। आज की स्टोरी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद है कि यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।